नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या जिस बहू को गृह लक्ष्मी समझकर घर लाया गया हो वो घर के अंदर जल्लाद बन सकती है? और क्या एक बेटे की खामोशी उसकी पत्नी के जुल्म से भी बड़ा गुनाह हो सकती है? यह कहानी है ममता जी की, जिन्हें उनके ही घर में पहले नमक वाली दाल खिलाई गई, फिर अंधेरे स्टोर रूम में पटका गया, और जब बात यहाँ तक आ गई कि बहू पायल ने हाथ मरोड़ते हुए कहा, चुपचाप इन प्रॉपर्टी के कागजों पर अंगूठा लगा दे बुढ़िया, वरना तेरा हाथ तोड़कर तुझे वृद्धा आश्रम के कचड़े में फेंक आऊँगी। तब उस माँ के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन इस बार ममता जी रोई नहीं, बल्कि उन्होंने जो किया उससे बेटे और बहू के होश उड़ गए। जानिए कैसे रेत का महल बनाने वाली बहू खुद अपनी ही साजिशों में दफन हो गई। कैसे एक माँ ने सिखाया कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। शांति निवास ममता जी का घर आकाश और पायल की शादी के 2 महीने बाद शहर के पॉश इलाके में बना। शांति निवास सिर्फ ईंट गारे का मकान नहीं था, यह ममता जी के 25 सालों के संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान का जीता जागता सबूत था। पति की अकाल मृत्यु के बाद जब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था, तब ममता जी ने सिलाई कढ़ाई से लेकर ट्यूशन पढ़ाने तक हर वो काम किया जिससे वो अपने इकलौते बेटे आकाश को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। उन्होंने अपनी जवानी की एक एक इच्छा को मार दिया था ताकि आकाश के सपने को पंख मिल सके। आज आकाश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। ममता जी ने बड़े अरमानों से उसकी शादी पायल से की थी। पायल देखने में इतनी सुंदर और मासूम थी कि उसे जो भी देखता यही कहता, ममता जी आपके घर तो साक्षात लक्ष्मी आई है। शुरुआती 1 महीना तो सब कुछ सपने जैसा लगा। पायल सुबह उठकर ममता जी को पैर छूती, दौड़ दौड़ कर घर का काम करती और आकाश के सामने ममता जी की इतनी तारीफ करती कि आकाश भी गदगद हो जाता। ममता जी को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। उन्हें एक बहू नहीं बेटी मिल गई है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस चाशनी में डूबी हुई बहू के अंदर इतना जहर भरा है। शादी के दूसरे महीने की एक शाम आकाश ऑफिस से थका हारा आया। ममता जी हमेशा की तरह उसके लिए अदरक वाली चाय और उसका पसंदीदा नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आकाश जैसे ही सोफे पर बैठा, पायल दौड़कर आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने बड़े प्यार से आकाश के माथे पर हाथ फेरा। ममता जी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया। ले बेटा, तेरी थकान उतर जाएगी। आकाश चाय लेने ही वाला था कि पायल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बेहद मासूमियत से बोली, आकाश आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। यहाँ हॉल में शोर बहुत होता है, टीवी की आवाज़ भी आती है। आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं वहाँ आपके सिर में तेल मालिश कर देती हूँ। चाय भी वहीं पी लीजिएगा। ममता जी का हाथ हवा में ही रुक गया। हॉल में कोई शोर नहीं था, टीवी बंद था, घर में सन्नाटा था। लेकिन आकाश को पायल की फिक्र इतनी अच्छी लगी कि उसने माँ के हाथ से कप लिया और बोला, हाँ माँ, पायल ठीक कह रही है, मैं रूम में ही रेस्ट करता हूँ। ममता जी खाली ट्रे हाथ में लिए उन्हें बेडरूम में जाते हुए देखती रही। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने उनके दिल पर एक हल्की दस्तक दी थी, अलगाव की दस्तक। कमरे के अंदर पायल ने असली खेल शुरू किया। तेल मालिश करते हुए
उसने बहुत धीमी दबी हुई आवाज़ में कहा, आकाश, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आकाश ने आंखें मूंदते हुए कहा, नहीं, बोलो। पायल ने एक गहरी दुखी सांस ली। आकाश, मुझे न इस घर में थोड़ा घुटन सी होती है। आकाश हड़बड़ा कर उठ बैठा। घुटन? क्यों? माँ ने कुछ कहा? पायल ने तुरंत अपनी मासूमियत का मुखौटा पहना और आंखों में झूठे आंसू भर कर बोली, नहीं नहीं, माँ जी तो बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहती, बस मुझे लगता है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं जब भी किचन में जाती हूँ वो मेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ तो वो आकर चेक करती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, कोई मेहमान हूँ जिस पर हर वक्त नज़र रखी जा रही है। हम पति पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है ना आकाश? पर माँ जी तो दिन में 10 बार हमारे कमरे में बिना नॉक किए आ जाती हैं। जबकि हकीकत यह थी कि ममता जी पायल की मदद के लिए किचन में जाती थी ताकि नई बहू थक ना जाए, और कमरे में वो सिर्फ धुले हुए कपड़े रखने जाती थी। लेकिन पायल ने उन ममतामयी हरकतों को जासूसी और दखलंदाजी का नाम दे दिया। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ को आदत है मेरी फिक्र करने की पायल, पर मैं उनसे कहूँगा कि वो थोड़ा स्पेस दे। पायल ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद रविवार का दिन था। ममता जी बहुत खुश थी। उन्होंने सुबह से उठकर गाजर का हलवा और छोले भटूरे बनाए थे जो आकाश को बेहद पसंद थे। नाश्ते की टेबल पर जैसे ही ममता जी ने आकाश की प्लेट में हलवा डाला, पायल ने ज़ोर से लेकिन प्यार से टोक दिया, अरे माँ जी, आप भी ना। आकाश को कल रात से एसिडिटी है। इतना घी और तेल वाला खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। फिर उसने आकाश की तरफ देखकर कहा, आकाश, मैंने आपके लिए ओट्स और उबली हुई सब्जियां बनाई है, प्लीज़ आप वो खा लीजिए। माँ जी को तो बस खिलाने का शौक़ है, उन्हें आपकी हेल्थ की क्या चिंता। ममता जी सन्न रह गई। आकाश को एसिडिटी? आकाश ने तो कल रात खूब हंस खेल कर खाना खाया था। ममता जी ने कहा, लेकिन बहू, आकाश को तो हलवा पसंद है और मैंने कम घी में बनाया है। इससे पहले कि वो पूरी बात कहती, पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ आप उनसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता है। अगर मैं उनकी डाइट का ख्याल रख रही हूँ तो इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? आप हमेशा मुझे गलत क्यों साबित करना चाहती हैं? आकाश को लगा कि पायल उसकी सेहत के लिए अपनी माँ से लड़ रही है। उसे पायल का यह त्याग बहुत बड़ा लगा। उसने अपनी प्लेट सरका दी। आकाश ने झुंझलाते हुए कहा, माँ प्लीज़, पायल ठीक कह रही है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ कि आप ठूस ठूस कर खिलाएं। मेरी वाइफ मेरा ख्याल रख सकती है, आप रहने दीजिए। उस दिन ममता जी ने डस्टबिन में अपना बनाया हुआ हलवा नहीं बल्कि अपने अरमान फेंके थे। पायल ने बड़ी चतुराई से किचन की चाबी अपने हाथ में ले ली, यह साबित करके कि ममता जी का खाना बेटे के लिए जहर है। शादी के 3 महीने हो चुके थे। अब तक आकाश अपनी सैलरी का चेक ममता जी के हाथ में देता था और ममता जी ही घर का बजट चलाती थी। यह बरसों का नियम था। पहली तारीख आई। आकाश ने लिफाफा मेज पर रखा ही था कि पायल ने उसे उठा लिया। ममता जी कुछ बोलती उससे पहले पायल हंसते हुए बोली, अरे वाह आकाश, इस बार बोनस भी मिला है। माँ जी,
इस बार यह पैसे मैं अपने पास रख लूं। दरअसल मुझे और आकाश को कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करने थे। अब घर की जिम्मेदारी हमें भी सीखनी चाहिए ना। कब तक हम आप पर बोझ बने रहेंगे। शब्द बहुत मीठे थे, बोझ और जिम्मेदारी, लेकिन इशारा साफ था, सत्ता परिवर्तन का। ममता जी ने एक पल के लिए आकाश की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि आकाश कहेगा, नहीं पायल, घर माँ ही चलाएगी। लेकिन आकाश ने नजरें चुरा ली। पायल की रातों की ब्रेन वॉशिंग अपना असर दिखा रही थी। पायल ने आकाश को पट्टी पढ़ाई थी। आकाश, आपके दोस्तों की बीवियां घर चलाती है और यहाँ आपकी माँ आपको पॉकेट मनी देती है। लोग हंसते हैं आप पर। माँ जी को अब आराम करना चाहिए। वो पैसों का मोह क्यों नहीं छोड़ती। आकाश ने धीरे से कहा, हाँ माँ, पायल ठीक कह रही है। अब वो सीए की पढ़ाई कर चुकी है, उसे मैनेज करने दो। तुम्हें हिसाब किताब के झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है। ममता जी के दिल का एक और टुकड़ा टूट गया। बात पैसों की नहीं थी, बात उस विश्वास की थी जो आज उनके हाथ से फिसल गया था। उन्हें अचानक अपने ही घर में बेगानी और लाचार महसूस होने लगा। उस रात ममता जी को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने के लिए उठी। आकाश और पायल के कमरे से अभी भी रोशनी आ रही थी और फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। ममता जी का इरादा सुनने का नहीं था, लेकिन अपने बेटे का नाम सुनकर उनके कदम ठिठक गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। पायल आकाश के कंधे पर सिर रखकर रोने का नाटक कर रही थी। पायल बोली, आकाश, मैं सच में बहुत कोशिश करती हूँ कि माँ जी खुश रहे, लेकिन वो मुझे अपनी नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। आज सुबह जब मैं सो रही थी तो वो मेरे कमरे में आई और जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने लगी ताकि मेरी नींद खुल जाए। वो नहीं चाहती कि हम खुश रहें। शायद उन्हें जलन होती है कि उनका बेटा अब बंट गया है। ममता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुबह वो किचन में काम कर रही थी और गलती से एक गिलास गिर गया था। बस इतनी सी बात को पायल ने जलन और साजिश का नाम दे दिया। आकाश की आवाज़ में अब गुस्सा था। आकाश बोला, तुम रो मत पायल, मुझे भी अब लगने लगा है कि माँ बदल गई है। उन्हें बुढ़ापे में शायद इनसिक्योरिटी हो गई है। कल मैं उनसे साफ बात करूँगा। अगर उन्हें हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो हमें अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचना पड़ेगा। यह 3 शब्द ममता जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस बेटे को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया उस घर की 4 दीवारी में समेट ली, आज वो बेटा एक कल की आई लड़की के झूठ पर इतना भरोसा कर रहा था कि अपनी माँ को ही इनसिक्योर और जलनखोर मान बैठा था। ममता जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उनकी सिसकी बाहर ना निकल जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई। उन्होंने अंधेरे में अपने चारों तरफ देखा। यह वही घर था जिसे उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, उनका शांति निवास। लेकिन आज उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि यह मजबूत घर अब रेत का महल बन चुका है, जिसकी नींव को पायल ने अपनी मीठी बातों और झूठे आंसुओं से खोखला कर दिया है। और तूफान बस आने ही वाला है। उस रात ममता जी सोई नहीं।
उस रात एक स्वाभिमानी माँ मर गई और एक मजबूर सास का जन्म हुआ, जो अब अपने ही घर में एक अनचाही मेहमान बनने वाली थी। शादी के 6 महीने बाद ममता जी को लगा था कि रेत का महल धीरे धीरे ढहेगा, लेकिन पायल ने तो जैसे उस महल पर बुलडोजर ही चला दिया था। घर की चाबी और तिजोरी हड़पने के बाद अब पायल का अगला निशाना ममता जी का आत्मसम्मान और उनका शरीर था। जिस घर में उनकी हुकूमत चलती थी, आज वहाँ उन्हें सांस लेने के लिए भी बहू की मर्जी का इंतजार करना पड़ता था। शुरुआत खाने की मेज से हुई। ममता जी को बीपी की शिकायत थी, इसीलिए वो कम नमक और तेल वाला खाना खाती थी। पायल ने इसी को अपना हथियार बनाया। एक दोपहर आकाश ऑफिस में था। ममता जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। भूख से उनकी आंतें कुलबुला रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उन्हें सिर्फ सूखी ब्रेड मिली थी। पायल ने जोर से कटोरा टेबल पर पटका। लीजिए महारानी जी, खा लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बहू भूखा मारती है। ममता जी ने कांपते हाथों से दाल का पहला चम्मच मुंह में डाला। डालते ही उनका पूरा मुंह कड़वा हो गया। दाल में नमक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि नमक में थोड़ी सी दाल डाली गई हो। वह जहर निगला नहीं गया। उन्हें जोर से खांसी आ गई और उन्होंने थूक दिया। ममता जी खांसते हुए, बहू, इसमें तो बहुत नमक है, यह तो खाया ही नहीं जा रहा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। पायल, जो सोफे पर बैठकर सेब खा रही थी, ठहाका मारकर हंसी। ओहो, नखरे तो देखो, बुढ़ापे में जुबान का स्वाद नहीं गया। माँ जी, नमक ज़्यादा नहीं है, आपकी जुबान कड़वी हो गई है। खाना है तो खाइए, वरना भूखी रहिए। मैं आपके लिए दोबारा खाना नहीं बनाने वाली। उस दिन ममता जी ने पानी पीकर पेट भरा, लेकिन हद तो तब हो गई जब रात को आकाश के सामने पायल ने ड्रामा किया। उसने आकाश को सही दाल दी और ममता जी की कटोरी में चुपके से और नमक मिला दिया। जब ममता जी ने आकाश से शिकायत की, बेटा दाल चखकर देखना, इसमें कितना नमक है, तो पायल ने रोनी सूरत बनाकर कहा, देखिए आकाश, मैं सुबह से किचन में खट रही हूँ और माँ जी को सिर्फ कमियाँ निकालनी है। मैंने तो एक ही दाल बनाई है। आकाश ने अपनी दाल चखी जो सही थी और माँ पर चिल्ला पड़ा, माँ, दाल बिल्कुल ठीक है, आपको बुढ़ापे में शिकायत करने की बीमारी हो गई है। पायल बेचारी इतना करती है और आप उसे रुलाती रहती हैं। उस रात ममता जी भूखी प्यासी सोई, लेकिन पेट की भूख से ज़्यादा बेटे के उन शब्दों ने उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। अब यह रोज़ का नियम बन गया था। कभी जली हुई रोटियां, कभी फ्रिज की ठंडी सब्जी, तो कभी सिर्फ पानी। ममता जी का कमरा घर का सबसे सुंदर कमरा था। बड़ी खिड़की, हवादार बालकनी, जहाँ बैठकर वो अपनी शाम की चाय पीती थी। उस कमरे से उनकी सुनहरी यादें जुड़ी थी। एक रविवार की सुबह पायल धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसी। उसके पीछे 2 मजदूर थे। पायल, भैया, यह सारा पुराना फर्नीचर उठाओ और बाहर फेंको। ममता जी पूजा कर रही थी। वो घबरा कर खड़ी हो गई। बहू, यह क्या हो रहा है? पायल ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, माँ जी, मेरे कजिन्स रहने आ रहे हैं, हमें गेस्ट रूम चाहिए, और वैसे भी आप अकेली इतने बड़े कमरे में क्या करती हैं? यह कमरा वेस्ट हो रहा है। ममता जी, लेकिन बहू, यह मेरा कमरा है,
मैंने इसे अपने हिसाब से बनवाया था, मैं कहाँ जाऊंगी। पायल ने एक चाबी उनकी तरफ फेंकी। सीढ़ियों के नीचे वाला स्टोर रूम खाली करवा दिया है मैंने। आपके लिए तो वही ठीक है, वहाँ शांति रहेगी, कोई शोर नहीं होगा। चुपचाप अपना बिस्तर वहाँ लगा लीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। शाम तक ममता जी को उनके अपने ही बनाए महल के सबसे खूबसूरत कमरे से निकालकर सीढ़ियों के नीचे बनी उस अंधेरी कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया। वह कमरा नहीं, एक गुफा थी। ना खिड़की, ना वेंटिलेटर और सीलन की बदबू। वहाँ कीड़े मकोड़े का राज था। ममता जी उस अंधेरे कोने में अपनी गठरी पकड़कर रात भर रोती रही। ऊपर उनके बेडरूम से पायल और उसके दोस्तों के हंसने और पार्टी करने की आवाज़ें आ रही थी। आज घर की मालकिन अपने ही घर में शरणार्थी बन गई थी। पायल का मन सिर्फ उन्हें दुख देने से नहीं भरा था, उसे ममता जी को नीचा दिखाने में मज़ा आता था। पायल की किटी पार्टी चल रही थी, उसकी अमीर सहेलियां आई हुई थी। ममता जी को सख्त हिदायत थी कि वो अपने स्टोर रूम से बाहर ना निकले, लेकिन तभी पायल ने आवाज़ लगाई, माँ जी ज़रा बाहर आना। ममता जी अपनी पुरानी और मैली साड़ी में बाहर आई। पायल सोफे पर महारानी की तरह बैठी थी। नीचे फर्श पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी और प्लेटों में झूठा नाश्ता पड़ा था। पायल ने सहेलियों के सामने उंगली से इशारा किया, माँ जी ज़रा यह फर्श साफ कर दीजिए और यह झूठी प्लेटें उठाकर किचन में रख दीजिए। हमारी मेड आज नहीं आई है। ममता जी ये सब सुनकर सन्न रह गई। मेहमानों के सामने एक सहेली ने पूछा, अरे पायल, यह तेरी सास है, इनसे काम करवा रही है? पायल ने लापरवाही से कहा, अरे क्या करे यार, यह दिन भर घर में खाली बैठी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। थोड़ा हाथ पर हिला लेंगी तो इनका ही हाजमा ठीक रहेगा। वैसे भी इन्हें काम करने की आदत है। ममता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अपमान का घूंट पीकर उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ही बहू की सहेलियों के जूठे बर्तन उठाए। उस पल ममता जी की स्वाभिमान की आखिरी परत भी उधड़ गई। वो अब सास नहीं, बिना वेतन की नौकरानी थी। मानसिक प्रताड़ना अब शारीरिक हिंसा में बदल चुकी थी। एक दिन आकाश ऑफिस टूर पर गया हुआ था। घर में सिर्फ पायल और ममता जी थे। ममता जी को बहुत तेज बुखार था, उनका शरीर तप रहा था। उन्होंने हिम्मत करके पायल को आवाज़ दी, बहू थोड़ा पानी दे दे और एक पैरासीटामोल की गोली, मैं उठ नहीं पा रही। पायल अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रही थी। डिस्टर्ब होने पर वो गुस्से में तमतमाती हुई आई, बुढ़िया तुझे चैन नहीं है, जब देखो ये दे दो वो दे दो, नौकरानी समझ रखा है मुझे। ममता जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है। पायल का पारा चढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ, ममता जी का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। ममता जी की चीख निकल गई। दर्द से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पायल ने उनके कान के पास अपना चेहरा लाकर फुसफुसाते हुए लेकिन खूंखार आवाज़ में कहा, सुन ले बुढ़िया, अगर तूने आकाश को फ़ोन किया या उसे बताया कि मैंने तुझे मारा है तो मैं पुलिस को बुलाकर कहूँगी कि तूने मुझे दहेज के लिए जलाया है, या कहूँगी कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। आजकल कानून बहुओं के साथ है। सासू माँ, तुझे बुढ़ापे में जेल की चक्की पिसवा दूँगी
सड़ती रहोगी वहाँ, समझ गई ना? चुपचाप पड़ी रह, वरना अगली बार हाथ मरोड़ूंगी नहीं, तोड़ दूंगी। पायल ने उन्हें धक्का दिया और चली गई। ममता जी उस ठंडे फर्श पर पड़ी रही। उनका हाथ सूज गया था, शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन मन डर से कांप रहा था। जेल की धमकी ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया था। अब वो आकाश से भी नजरें नहीं मिला पाती थी। जब आकाश पूछता, माँ हाथ में सूजन क्यों है, तो ममता जी झूठ बोल देती, बेटा बाथरूम में फिसल गई थी। पायल पीछे खड़ी होकर मुस्कुराती। उसकी मुस्कान में एक शैतानी जीत थी। उसे पता था कि उसने ममता जी को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन पायल भूल रही थी कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। और ममता जी की खामोशी अब एक तूफान को जन्म दे रही थी। दूसरे दिन, आज ममता जी का 60वां जन्मदिन था। एक जमाना था जब आकाश और उनके स्वर्गीय पति इस दिन पूरे घर को गुब्बारों से सजाते थे, उनके लिए नई साड़ी लाते थे और शाम को केक कटता था। आज भी घर सजा था, गुब्बारे लगे थे और केक भी आया था, लेकिन यह सब ममता जी के लिए नहीं, बल्कि ममता जी के तमाशे के लिए था। सुबह ही पायल ने ऐलान कर दिया था, आज शाम को मैंने मोहल्ले की औरतों और अपनी सहेलियों को पार्टी पर बुलाया है। माँ जी का बर्थडे है, सेलिब्रेट तो करेंगे ही। ममता जी के मन में एक नन्ही सी उम्मीद जागी। शायद पायल सुधर गई है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पार्टी शुरू होने से 1 घंटा पहले पायल ममता जी के उस अंधेरे स्टोर रूम में आई। उसके हाथ में एक कपड़े का जोड़ा था। ममता जी ने खुश होकर सोचा, बहू मेरे लिए नई साड़ी लाई है। पायल ने वो कपड़े ममता जी की गोद में फेंके। ममता जी ने कपड़े खोले तो उनका दिल बैठ गया। वह एक बेहद पुरानी, रंग उड़ी हुई और जगह जगह से रफू की हुई साड़ी थी, जो शायद उन्होंने सालों पहले किसी काम वाली को दान देने के लिए निकाली थी। ममता जी हैरानी से, बहू यह क्या है? आज मेरा जन्मदिन है, मैं यह फटे कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने जाऊंगी। पायल ने अपनी डायमंड की बालियां पहनते हुए शीशे में देखकर लापरवाही से कहा, माँ जी देखिए, मेरी सहेलियां और पड़ोसने बहुत हाई क्लास है। अगर आप अपनी वो भारी बनारसी साड़ियाँ पहनकर बाहर आ गई तो उन पर खाना गिरा देंगी या गंदा कर देंगी, फिर ड्राई क्लीनिंग का खर्चा कौन देगा? वैसे भी आपकी हैसियत अब इस घर में क्या है, यह आपको पता ही है। यह साड़ी पहनिए ताकि लोगों को भी लगे कि हम कितने सिंपल हैं। और खबरदार, जो लिपस्टिक या पाउडर लगाया, मुझे जोकर नहीं चाहिए अपनी पार्टी में। ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विरोध करना चाहा, लेकिन पायल की वो धमकी, हाथ मरोड़ दूंगी और जेल भिजवा दूंगी, याद आ गई। मजबूर होकर घर की मालकी ने अपने ही जन्मदिन पर भिखारियों वाली वेशभूषा पहनी। शाम को मेहमान आने शुरू हुए। मोहल्ले की शर्मा आंटी, वर्मा जी की पत्नी और पायल की किटी पार्टी वाली रईस सहेलियां सब सज धज कर आई। ड्राइंग रूम मित्र की खुशबू और कह कहो से गूंज रहा था। पायल ने एक महंगी गाउन पहनी थी और सबके बीच तितली की तरह घूम रही थी। तभी ममता जी उस फटी पुरानी साड़ी में सिकुड़ी सिमटी सी कमरे के कोने में आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर कुछ औरतों ने आपस में खुसर फुसर की, अरे
यह ममता जी को क्या हो गया? कैसी लग रही हैं? सुना है बुढ़ापे में सठिया गई हैं, कपड़े ही नहीं बदलती। यह अफवाह पायल ने पहले ही फैला रखी थी। पार्टी शबाब पर थी, तभी 4-5 नई मेहमान अंदर आईं। उन्होंने अपने महंगे सैंडल और जूते मुख्य दरवाजे पर ही उतार दिए, जिससे रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो गया। पायल ने यह देखा, उसने वेटर या नौकर को आवाज़ नहीं दी। उसका नजरें कोने में खड़ी ममता जी पर गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने जोर से आवाज़ लगाई ताकि पूरा कमरा सुन सके, अरे माँ जी, आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? देख नहीं रही मेहमानों को आने में तकलीफ़ हो रही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबका ध्यान ममता जी पर गया। पायल ने उंगली से जूतों के ढेर की तरफ इशारा किया, जरा यह जूते चप्पल उठाकर बाहर रैक में जमा कर दीजिए, जल्दी कीजिए, रास्ता रुका हुआ है। ममता जी सन्न रह गई। जूते? उन्होंने इस घर की नींव रखी थी। उन्होंने इन मेहमानों को हमेशा सिराखों पर बिठाया था। आज उनके जन्मदिन पर उनसे जूते उठवाए जा रहे हैं। ममता जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बहू, मैं जूते? पायल सबके सामने खिलखिलाकर हंसी, जैसे यह कोई मजाक हो। अरे माँ जी, आप भी ना, इसमें शर्म कैसी? मेहमान तो भगवान होते हैं ना, उनकी सेवा करना तो आपका धर्म है। और वैसे भी झुकने से आपकी कमर की कसरत हो जाएगी। चलिए, शाबाश। पायल की सहेलियों ने भी तभी हंसी हंसी। ममता जी ने चारों तरफ देखा। हर आंख में या तो दया थी या मजाक। कोई उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। उनका स्वाभिमान चीख रहा था, मत कर ममता, पलटवार कर। लेकिन बेटे के प्यार और जेल के डर ने उन्हें बेबस बना दिया था। ममता जी अपनी 60वीं साल की बुढ़ी हड्डियों को लेकर धीरे धीरे नीचे झुकी। उनके कांपते हाथों ने मेहमानों की गंदी मिट्टी से सनी सैंडल उठाई। जिस माँ ने अपने बेटे को चलना सिखाया, आज वो बहू के कहने पर दुनिया के पैरों की धूल साफ कर रही थी। जैसे उन्होंने जूते उठाए, उनकी आंखों से 2 मोटे आंसू टपक कर उन जूतों पर गिर गए। पायल ने अपनी सहेली के कान में कहा, इतना जोर से कि ममता जी सुन सके, देखा, मैंने कहा था ना, बुढ़िया को औकात में रखना मुझे आता है। अब लग रही है ना यह इस घर की असली नौकरानी। जूते रखने के बाद पायल ने केक काटा। सब ने हैप्पी बर्थडे गाया, लेकिन केक पायल ने काटा, ममता जी ने नहीं। पायल ने केक का पहला टुकड़ा अपनी सहेली को खिलाया, फिर दूसरी को। ममता जी कोने में खड़ी इंतजार करती रही। अंत में पायल एक छोटी सी पेपर प्लेट में बचा खुचा केक लेकर ममता जी के पास आई। लीजिए माँ जी, केक खाइए, और हाँ, खाकर प्लेट डस्टबिन में डालिएगा और फिर स्टोर रूम में चले जाइएगा। यहाँ आपकी फटी साड़ी से मेरी पार्टी का लुक खराब हो रहा है। ममता जी ने वो प्लेट हाथों में ली। आज उनकी आत्मा मर चुकी थी। पायल की हंसी उनके कानों में पिघले हुए लोहे की तरह गूंज रही थी। पायल को लग रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने ममता जी को पूरी तरह तोड़ दिया है। लेकिन पायल नहीं जानती थी कि टूटा हुआ इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचता, उसके पास डरने को भी कुछ नहीं बचता। उस रात स्टोर रूम के अंधेरे में ममता जी रोई नहीं। उस रात उनकी आंखों के आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ठंडी आग ने ले ली। उन्होंने दीवार की तरफ देखा और बुदबुदाई, बहुत हुआ, अब और नहीं। तूने मेरी ममता देखी है पायल, अब तू एक औरत का
चंडी रूप देखेगी। अगले दिन सुबह के 11 बजे शांति निवास का ड्राइंग रूम। पायल की क्रूरता अब अपने अंतिम चरण पर थी। उसने घर पर कब्जा कर लिया था, सास को नौकरानी बना दिया था, पति को मुट्ठी में कर लिया था। अब बस एक ही चीज़ खटक रही थी, मकान के असली कागजात। कानूनी तौर पर मकान अभी भी ममता जी के नाम पर था। पायल जानती थी कि जब तक कागज उसके नाम नहीं होंगे वह इस घर की असली मालकिन नहीं बन सकती। आकाश ऑफिस जा चुका था। घर में सिर्फ पायल और ममता जी थे। पायल ने एक वकील के जरिए धोखे से गिफ्ट डीड तैयार करवाई थी, जिसमें लिखा था कि ममता जी अपनी मर्जी से यह घर पायल के नाम कर रही हैं। पायल हाथ में फाइल और स्याही का पैड लेकर स्टोर रूम की तरफ गई। उसने पैर से दरवाज़ा ठोका। ममता जी कोने में बैठी माला जप रही थी। पायल ने फाइल उनके सामने फेंकी। पायल बोली, उठ बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक, आज इस किस्से को ख़त्म करते हैं। ममता जी ने शांत नज़रों से फाइल को देखा। यह क्या है बहू? पायल क्रूर हंसी के साथ, यह तेरी आज़ादी का परवाना है। इस पर लिखा है कि तू यह घर मेरे नाम कर रही है। चुपचाप यहाँ नीचे अपना अंगूठा लगा दे। मैंने तेरे लिए शहर के बाहर एक सरकारी वृद्धा आश्रम में बात कर ली है। वहाँ तेरे जैसे बहुत से बूढ़े बुढ़ियाँ हैं। खूब भजन कीर्तन करना। आज शाम को गाड़ी आएगी तुझे लेने। उससे पहले यह घर मेरे नाम कर दे। ममता जी खड़ी हो गई। ममता जी बोली, और अगर मैं अंगूठा ना लगाऊं तो? पायल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ी और ममता जी के बाल मुट्ठी में जकड़ ली। पायल फुसफुसाते हुए, तो आज तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि पुलिस को लगेगा सीढ़ियों से फिसल कर मरी है। वैसे भी आकाश मेरी मुट्ठी में है, वो तो यही मानेगा जो मैं कहूँगी। सीधे सीधे अंगूठा लगाती है या हाथ तोड़कर लगवाऊं? पायल ने जबरदस्ती ममता जी का हाथ खींचा और स्याही के पैड पर रगड़ने की कोशिश की। ममता जी ने विरोध नहीं किया। वो बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। पायल को लगा कि जीत उसकी है। वह ममता जी का अंगूठा कागज पर टिकाने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। एक बार नहीं, लगातार 3-4 बार। पायल झुंझला गई। इस वक्त कौन मर गया? उसने ममता जी को धक्का दिया। यहीं रुक, कहीं हिलना मत, मैं अभी आती हूँ। पायल ने बड़बड़ाते हुए मुख्य दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे पर पुलिस इंस्पेक्टर, 2 महिला हवलदार, एक कोट पैंट पहने वकील और एक जानी मानी एनजीओ की महिला कार्यकर्ता खड़ी थी। और उनके ठीक पीछे सिर झुकाए घबराया हुआ आकाश खड़ा था, जिसे पुलिस ऑफिस से उठाकर लाई थी। पायल हकलाते हुए, पुलिस, आप लोग यहाँ? क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पायल को धक्का देकर साइड किया और अंदर घुसे। इंस्पेक्टर, ममता देवी जी कहाँ हैं? तभी स्टोर रूम से ममता जी बाहर आई, लेकिन यह वो ममता जी नहीं थी जो अभी कांप रही थी। उनकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू ठीक किया और इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। ममता जी कड़क आवाज में, मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, और यह रही वो औरत जिसने पिछले 6 महीनों से मुझे मेरे ही घर में बंधक बना रखा था। पायल चिल्लाई, झूठ! यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह सठिया गई है। इंस्पेक्टर, यह मेरे घर का मामला है, आप बाहर जाइए।
ममता जी ने अपनी कमर में खोसा हुआ अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला। पायल को लगा था कि ममता जी को फ़ोन चलाना नहीं आता, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ममता जी ने फ़ोन की स्क्रीन इंस्पेक्टर और आकाश की तरफ घुमाई और प्ले बटन दबाया। कमरे में पायल की आवाज़ गूंजने लगी, रिकॉर्डिंग 1। अगर जुबान खोली तो जेल भिजवा दूंगी बुढ़िया। हाथ मरोड़ने की आवाज़, रिकॉर्डिंग 2। जूते उठा, मेहमानों के जूते उठा वरना खाना नहीं मिलेगा। वीडियो, पायल ममता जी के बाल खींच रही है और ज़बरदस्ती कागज़ पर अंगूठा लगवा रही है, जो 2 मिनट पहले ही ममता जी ने अपने कमरे में छिपे फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया था। हर एक रिकॉर्डिंग पायल के ताबूत में आखिरी कील की तरह ठूक रही थी। आकाश अपनी माँ पर हो रहे अत्याचार का वीडियो देखकर फक कर रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को वो देवी समझता था, वो घर के अंदर इतनी बड़ी जल्लाद थी। आकाश चीखकर, पायल, यह सब क्या है? तुमने माँ के साथ यह सब किया? पायल अब घिघियाने लगी। आकाश, नहीं, यह वीडियो फेक है। यह बुढ़िया मुझे फंसा रही है। अब ममता जी आगे बढ़ी। उन्होंने पायल की आंखों में आंखें डाली। आज उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। ममता जी गरजते हुए, क्या कहा था तूने पायल? कि मैं बेबस हूँ, कि मैं लाचार हूँ? गलत फहमी थी तेरी। मैं चुप इसलिए नहीं थी कि मैं डर गई थी। मैं चुप इसीलिए थी क्योंकि मैं तेरा पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रही थी। मैं देख रही थी कि एक इंसान कितना गिर सकता है। तूने सोचा यह अनपढ़ सास मोबाइल क्या जाने। अरे, इसी मोबाइल से मैंने तुझे बहू चुना था और आज इसी मोबाइल से तुझे जेल भेज रही हूँ। ममता जी ने पायल के हाथ से वो प्रॉपर्टी के कागज़ छीने और सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ममता जी, यह घर मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे पति की निशानी है। इस पर ना तेरा हक है और ना ही मेरे इस कायर बेटे का, जो अपनी पत्नी के पल्लू में छिपकर माँ का तमाशा देखता रहा। ममता जी वकील की तरफ मुड़ी। ममता जी बोली, वकील साहब, धाराएं बता दीजिए इन्हें। वकील बोला, पायल जी, आप पर घरेलू हिंसा अधिनियम और वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हो चुका है। शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक शोषण और जबरन संपत्ति हड़पने की कोशिश, ये सारे सबूत काफ़ी है आपको कम से कम 7 साल के लिए जेल भेजने के लिए। और हाँ, यह घर अब ममता जी का है। आप दोनों को, आकाश और पायल, यहाँ से बेदखल किया जाता है। महिला हवलदारों ने पायल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। पायल, जो अभी वृद्धा आश्रम की धमकी दे रही थी, अब खुद जेल जा रही थी। वह आकाश के पैरों में गिर पड़ी। आकाश, मुझे बचा लो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। ममता जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। ममता जी सपाट आवाज़ में, माफ़ी गलतियों की होती है पायल, गुनाहों की नहीं। तूने एक माँ की ममता को ललकारा था, अब एक औरत का न्याय भुगत। पुलिस पायल को घसीटते हुए जेल ले गई। पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा तमाशा देख रहा था। वही मोहल्ला जिसे पायल ने पार्टी में बुलाकर ममता जी की बेइज्जती की थी, आज वही लोग पायल पर थूक रहे थे। कमरे में अब सिर्फ आकाश और ममता जी बचे थे। आकाश रोते हुए माँ के पास आया। माँ। ममता जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया।
ममता जी बोली, नहीं आकाश, आज मेरे लिए मेरा बेटा भी मर गया। जो अपनी माँ की आंखों के आंसू ना देख सका, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। यह घर मेरा है। मेरे जीते जी तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। निकल जाओ यहाँ से। आकाश सिर झुकाकर चला गया। ममता जी ने दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। घर फिर से शांत था। यह सन्नाटा डरावना नहीं, सुकून देने वाला था। उन्होंने अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाया। रेत का महल बह चुका था, लेकिन ममता जी का आत्मसम्मान का किला आज भी शान से खड़ा था। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। सहन करने वाला जब पलटवार करता है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।